स्टूडेंट। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे सॉलिड स्टेट का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्रिस्ट सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे। दो बेसिस पर क्लासिफिकेशन था, एक मेरा पैकिंग के बेसिस पर था और सेकंड मेरा था फोर्स के बेसिस पर। तो पैकिंग के बेसिस पर दो टाइप का होता है सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में दोनों में हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो अगर हम क्रिस्टलाइन का बात करें तो क्रिस्टलाइन में क्या था, रेगुलर मैनर में पार्टिकल्स क्या होते हैं अरेंज रहते हैं, और एमॉर्फस में इरेगुलर मैनर में। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्रिस्टलाइन मेरा एनआइसोट्रोपिक नेचर का होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है अलग अलग रहता है। ठीक है, और एमॉर्फस में क्या होता है आइसोट्रोपिक, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगा डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या रहेगा सेम रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, यही सब। ओके, और फोर्स के बेसिस पर हम लोग क्या पढ़े थे, चार तरह का। एक मेरा आयोनिक सॉलिड था, दूसरा मेटालिक में हम लोग पढ़े थे मेटल कोर या फिर कर्नेल, और उससे चारों तरफ क्या घिरा रहता है इलेक्ट्रॉन का एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घिरा हुआ रहता है मेटल कोर के चारों तरफ, और वही मेरा बॉन्ड बनाता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मेरा बॉन्ड बनता है। ओके, और आयोनिक मेटालिक से क्या होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड जो था वो मेरा था कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट में दो एग्जांपल हम लोग देखे थे, एक डायमंड था और एक ग्रेफाइट था। तो एक दोनों का बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर था, जाइंट टाइप स्ट्रक्चर था। ठीक है, 3D जाइंट टाइप स्ट्रक्चर था। डायमंड में हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बन जो क्या बना रहा था sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना रहा था, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था। और ग्रेफाइट में क्या था sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था। ठीक है, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है थोड़ा वीक होता है डायमंड के कंपैरिजन में। दोनों कार्बन का ही इलेक्ट्रोप है, लेकिन दोनों का जो फिजिकल बिहेवियर है वो दोनों का अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि दोनों में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग तरीके से है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और फिर रिवाइज भी किए होंगे। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी बेसिक सा चीज़ है चैप्टर को वो समझने के लिए कल का लेक्चर पढ़ाया गया, तो उससे कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, तो आज जो पढ़ाएंगे वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, जैसे आप लोग जिस भी रूम में होंगे उस रूम को कंसिडर कीजिए, वो क्या होगा एक क्यूब मान लीजिएगा, क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो वहाँ जो जैसे यहाँ पर एक फिगर है मेरे पास, ये एक फिगर है क्यूब का फिगर है, और इसमें एक क्या है यूनिट सेल बना हुआ है। जैसे यहाँ पर इसके द्वारा एक यूनिट सेल मेरा फॉर्म हुआ है, यही यूनिट सेल क्या हो रहा है रिपीट करके एक क्रिस्टल लैटिस मेरा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट सेल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और लैटिस पॉइंट, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ओके, और जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये 3D अरेंजमेंट रहेगा ऑफ लैटिस पॉइंट के मिलने से ये सब बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो भी पॉइंट है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यूनिट सेल किसको बोलते हैं, लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, और ये मेरा एज लेंथ है, जो भी एज रहेगा एक यूनिट सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो मेरा अगर एक यूनिट सेल को कंसिडर हम लोग करेंगे, यहाँ से एक यूनिट सेल हम बाहर निकाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ होगा वो मेरा एज लेंथ होगा। ठीक है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। यूनिट सेल बता ही दिया, इसका दो टाइप होता है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव।
प्रिमिटिव जो सिंपल क्यूब होता है वही प्रिमिटिव होता है, जिसमें 8 क्या हो, कॉर्नर हो, और सभी कॉर्नर पर क्या हो, लेटिस पॉइंट हो। सिंपल ये, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में ये जो 8 लेटिस पॉइंट है सभी कॉर्नर पर, वो तो रहेगा ही, साथ ही अलग अलग लेटिस पॉइंट भी रहेगा, ठीक है, इस यूनिट सेल में। तब अगर अलग अलग लेटिस पॉइंट रहेगा तो हम क्या बोल देंगे, नॉन प्रिमिटिव। और अगर सिर्फ ओनली 8 लेटिस पॉइंट अगर रहेगा 8 कॉर्नर्स पे, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव, ठीक है। ओके, नाउ नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का होता है। एक होता है मेरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो है आप लोग लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो सब भी चीज़ दिया हुआ है तभी जा कर के क्लियर हो पाएगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, जो भी जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पर कंसिडर कीजिए, 8 जो पॉइंट होगा वहाँ पर आपका लेटिस पॉइंट होगा, प्लस में एडिशनल 8 जो लेटिस पॉइंट होगा उसके अलावा एक लेटिस पॉइंट आपका पूरे रूम के सेंटर पर रहेगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, जैसे यहाँ पर डायग्राम पे मैं शो कर रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 8 लेटिस पॉइंट है कॉर्नर पर। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर बॉडी के बीच में रखा हुआ है उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। ओके, नेक्स्ट है मेरा फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, ये 8 तो कंपलसरी है, ये तो सब में रहेगा, ठीक है, ये एज यूजुअल रहेगा ही 8 लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर पर। प्लस में अगर फेस सेंटर्ड बोल रहा है तो जो भी फेस है, जैसे इसके फेस पर ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और इसके फेस पर, जैसे अगर इस फेस को हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, वैसे उस फेस पर वो पॉइंट हो गया। तो टोटल कितना फेस हो गया मेरे पास, 6 फेस हो गया। तो 6 ऊपर एक एक लेटेस्ट पॉइंट रहेगा, देख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, 6 फेस सेंटर्ड यूनिट से। इसमें क्या होगा, 6 पार्टिकल्स रहेगा 6 फेस पर, ठीक है। और इंड सेंटर्ड में क्या रहेगा, 8 कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही लेटेस्ट पॉइंट, प्लस में 2 और लेटेस्ट पॉइंट रहेगा किसी भी 2 अपोजिट फेस पर। जैसे ये दोनों क्या हो गया अपोजिट फेस, तो इस दोनों पर क्या होगा, एक एक लेटेस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया जाता है BCC FCC, ठीक है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं हो कि पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, वो सब कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो इसलिए ये सब समझना ज़रूरी है। और ये उम्मीद है आपको कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजिशंस, ठीक है। ओके, तो अब जैसे एज लेंथ अब मेरा वेरी भी कर सकता है और एंगल्स भी क्या होता है वेरी कर सकता है, तो उसके अनुसार 7 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है क्रिस्टल लैटिस को। ओके, जैसे अगर सिंपल क्यूब हुआ, सिंपल क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होगा और सारा एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर शो किया गया है। अगर प्रिमिटिव बोल देगा तो इसमें क्या होगा, 8 लेटेस्ट पॉइंट रहेगा कॉर्नर पर। वहीं अगर जैसे यहाँ पर डिनोट किया गया है, आई क्या है, आई मेरा बॉडी सेंटर्ड है, लिखा हुआ है, एफ फेस सेंटर्ड है, सी मेरा साइड सेंटर्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जैसे आई मेरा क्या हो गया बॉडी सेंटर्ड, तो एक पॉइंट मेरा बॉडी पर है। फेस सेंटर्ड में 6 फेस पर एक एक पॉइंट है। ओके, तो 3 तरीके से यहाँ पर क्यूब में वेरी करता है। ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। 7 टाइप है, सातों आप लोग को याद रखना होगा। 6 यहाँ पर है और फिर 7वां यहाँ पर है, और सारा यहाँ पर ये जो ABC है ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्यूब में क्या कंडीशन रहेगा तब क्यूब हो जाएगा,
ये सब पूछा जाता है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक का आप लोग नोट करके एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक का हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पर उसी पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फालतू का चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। हम लोग को पीएचडी करना नहीं है, सिंपल आईआईटी या फिर मेडिकल के लिए पढ़ाई करना है, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, एक स्ट्रेटजी बना करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम कम है और फिर पढ़ना ज़्यादा है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को रिवीजन भी करना है। रिवीजन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई। ओके, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस डायरेक्ट इससे पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाया भी जा नहीं सकता है। जहाँ पर भी ज़रूरत होगा मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक है मेरा नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ़ एटम रहेगा। ये वेरी करता है कि किस तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे अगर सिंपल क्यूब रहेगा, सिंपल क्यूब में हम लोग क्या पढ़े कि 8 पार्टिकल्स रहेगा सारे कॉर्नर पर, जैसे यहाँ पर आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पार्टिकल रहा होगा। हम लोग एक यूनिट सेल को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इस पूरे स्फीयर को, ये जो डॉटेड स्फीयर है मान लेते हैं समझने के लिए, इसको नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स रहा होगा। ओके, तो ये किससे शेयर करेगा? अगर यहाँ पर इस यूनिट सेल के बारे में देखा जाए, को कंसिडर किया जाए, तो एक यूनिट सेल यहाँ पर होगा इसके बगल में, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, एक यूनिट सेल यहाँ पर होगा, एक इसके आगे होगा, ठीक है, और इसके ये जो आगे वाला होगा उसके ऊपर होगा। ऐसे करके 8 यूनिट सेल से ये जो यूनिट सेल है वो 8 यूनिट सेल से आसपास से घिरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो भी लैटिस पॉइंट होगा वो भी 8 यूनिट सेल से घिरा होगा। मतलब एक जो स्फीयर होगा वो 8 यूनिट सेल को कुछ न कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। इक्वल पार्ट सभी यूनिट सेल में क्या हो रहा होगा, शेयर कर रहा होगा एक लैटिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? सिंपल क्यूब में एक जो लैटिस पॉइंट होगा वो 8 यूनिट सेल को कुछ न कुछ पार्ट क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा। जैसे आप अपने रूम के किसी एक पॉइंट को कंसिडर करें, तो एक उस पॉइंट के ऊपर एक, जैसे एक यूनिट सेल रख सकते हैं, ठीक है, बगल में रख सकते हैं, फिर आगे 2 रख सकते हैं, और फिर सबके ऊपर भी रख सकते हैं। तो सारा मिल करके 8 यूनिट सेल उसको घेर लेगा, ठीक है। तो सब में अगर शेयर करेगा तो कितना पार्ट शेयर करेगा, 1/8 पार्ट एक लैटिस पॉइंट शेयर करेगा। तो ऐसे करके कितना लैटिस पॉइंट है, 8 है, तो 1/8 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ एटम, 1, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझने का। आप लोग को भी थोड़ा यहाँ पर हेल्प करना होगा, चीज़ें को यहाँ पर इमेजिन करना होगा, तभी जाकर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मैं बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम लेकर के आया हूँ जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऐसे करके, इसके आगे भी कुछ पार्ट रहा होगा, इसके आगे कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट रहा होगा। इस तरीके से ये शेयर करेगा, और ये हम लोग को याद रखना है। मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि यहाँ पर आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट, इस सब से ये क्वेश्चन आते ही हैं। पिछला लेक्चर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़िए पहले, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि पढ़ाई बहुत प्रोफेशनल हो चुका है। ज़्यादातर स्टूडेंट व्यूज़ देखते हैं फिर जाकर के लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए, और फिर मैं भी मोटिवेट होकर के नेक्स्ट लेक्चर बना पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जैसे यहाँ पर मेरा क्या था, सिंपल क्यूबिक सेल था, तो ये सारा चीज़ तो इसमें भी है ना।
8 लेटिस पॉइंट, तो इसमें भी कंसिडर किया, इसमें भी है। एक एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा मेरा जैसे अंदर में देख रहे हैं, एक मेरा बॉडी सेंटर पर ये लेटिस पॉइंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, इसमें कितना था 1, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी के एक जो रूम में आप बैठे हुए हैं उसके अगर बॉडी के उसके अगर बीच में कोई लेटेस्ट पॉइंट को रख दिया जाए तो वो कितना यूनिट सेल से शेयर करेगा, सिर्फ एक यूनिट सेल से, और तो यूनिट सेल उससे शेयर नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर ही देख रहे हैं ये कम्प्लीटली अंदर में ही है, इसका कुछ भी पॉइंट कुछ भी पार्ट बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1+1, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा वीडियो पॉज करके इमेजिन कर लीजिए। वो इमेजिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का टाइम अभी नहीं आया। जब आएगा तब तक हम लोग को इतना तैयारी हो जाना चाहिए हम लोग का कि आगे दिक्कत नहीं हो और आगे पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़े, ठीक है। ओके, ये सब बहुत ही ईजी चैप्टर है, मैक्सिमम हम लोग को 1 से 2 बार ही पढ़ना होगा, ठीक है। ज़्यादा बार इसको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो 1 से 2 बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। नाउ नेक्स्ट है मेरा फेस सेंटर्ड लेटिस पॉइंट। तो फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, ये तो बॉडी सेंटर्ड था तो एक मेरा लेटिस पॉइंट बॉडी पर आ गया। फेस सेंटर्ड में ये जो 8 पॉइंट है वो तो रहेगा ही, ये जो 8 लेटिस पॉइंट है वो तो मेरा रहेगा ही। प्लस में क्या हो जाएगा, फेस पर एक एक लेटिस पॉइंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है फेस पर एक लेटेस्ट पॉइंट, यहाँ पर ऐसे करके 6 फेस पर रहेगा, ठीक है। तो ये फेस क्या होगा, ये जो लेटेस्ट पॉइंट हो किससे कितना यूनिट सेल से शेयर करेगा, आधा तो ये अंदर हो गया, इस यूनिट सेल के अंदर रहेगा आधा, आधा क्या रहेगा, आधा बाहर रहेगा, ठीक है। आधा अंदर आधा बाहर, तो क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 6 लेटेस्ट पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू हाफ मतलब 3। समझ में आया, ओके। प्लस में इसमें एक था तो एक तो रहेगा ही, +1, टोटल कितना हो जाएगा 4 एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा 4 एटम्स। समझ में आया, ओके। इससे न्यूमेरिकल भी मेरा बन जाता है। मैं हर तरह के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पहले आप लोग समझ लीजिए वीडियो को, जहाँ दिक्कत हो वीडियो पॉज करके समझिए और फिर क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है मेरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड में मैंने पहले ही बताया कि जो अपोजिट फेस होगा, जैसे ये यहाँ पर ये और इसके अपोजिट ये फेस है, तो इस दोनों पे लेटेस्ट पॉइंट रहेगा। और 8 लेटेस्ट पॉइंट मेरा कहाँ रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा। तो कॉर्नर से मेरा क्या कितना नंबर ऑफ एटम बन जाएगा, 1, ठीक है, इतना तो बन जाएगा। और इंड सेंटर्ड से कितना बन जाएगा, तो ये क्या होगा, आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू हाफ। जैसे फेस सेंटर में देखे थे वैसे ही था, बस फेस में क्या था 6 फेस पर रहता है, यहाँ पर अपोजिट किसी एक अपोजिट फेस पर रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1 1 + 1 2। समझ में आया, ओके। ये सब हम लोग को याद रखना होगा। ज़्यादा अगर समझ जाएंगे तो याद रखना भी आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अच्छा खासा हम लोगों को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, 60-70 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ताकि चीज़ नॉर्मल हम लोग को लगने लगे, कोई ऐसा अनजान नहीं लगे कि ये सब चीज़ कहाँ से टपक पड़ा ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आइए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल हैविंग 1 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स एट ईच बॉडी डायगोनल, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, एक एटम एट ईच कॉर्नर, तो कितना कॉर्नर होता है टोटल 8, 8 कॉर्नर पर सब पे एक एक एटम है, तो मतलब टोटल एटम 8 हो गया। और 2 एटम है बॉडी डायगोनल पे, एट ईच बॉडी डायगोनल। तो जैसे यहाँ पर फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है मेरा, यही मेरा बॉडी डायगोनल है, ठीक है। और ये जो होगा मेरा, ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से।
तभी जाकर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मैं ये वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि हर तरीके का बच्चा, चाहे कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी पढ़ रहा हो, उसे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, आराम से घर में बैठ कर के वीडियो का आनंद ले सके और फिर अपना जो भी जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहा हो वो बच्चा वो पढ़ सके। ठीक है, ये जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, फेस डायगोनल। ओके, और ये क्या हो जाएगा, वेस बॉडी डायगोनल। तो मेरा क्या बोल रहा है, 2 एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर क्यूब है तो इसमें टोटल कितना बॉडी डायगोनल होगा। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये, और चौथा ये। समझ में आया, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, और चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत हो गया हो, आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या बोल रहा है, 2 एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल बॉडी डायगोनल कितना है मेरे पास, 4, और सब पे क्या बोल रहा है, 2 एटम मेरा बोल रहा है रखने के लिए। और ये कितने से शेयर करेगा, किसी से शेयर नहीं करेगा क्योंकि बॉडी के डायगोनल पर ही रहेगा, तो किसी यूनिट सेल से शेयर नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 8। तो याद रखें ये जो 8 मेरा आया है वो किससे आया है, बॉडी डायगोनल से। और एक और चीज़ मेरा बोल रहा है कि 8 ये एक एक कॉर्नर पर भी मेरा रखा हुआ एटम है। ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा, 1। 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 9 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अगर ये समझ में आया होगा तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है यूनिट सेल इन विच x एटम्स आर एट कॉर्नर्स एंड y एटम्स एट फेस सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग फेज है तो इसलिए हम लोग को ड्रॉ करके तभी समझना होगा। फिगर थोड़ा उल्टा सीधा बन जा रहा है, घबराइएगा मत, आप लोग बस इमेजिन करते रहिएगा। एक्स एटम्स आर एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे क्या बोल रहा है, एक्स एटम्स रख दिया गया है, तो 8 कॉर्नर्स, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर से कितना नंबर ऑफ एटम बन जाएगा, 1 एटम। ठीक है, ओके। और वाई एटम्स आर एट फेस सेंटर्स, फेस सेंटर पर मेरा क्या है, वाई एटम्स। टोटल फेस कितना है मेरे पास, टोटल फेस कितना है, 6। और 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो थोड़ा सा फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो क्या बोल रहा है, 2 जो कॉर्नर पर होगा लेटिस पॉइंट वो क्या है, मिसिंग है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, मिसिंग है। तो टोटल मेरा क्या हो गया, 8 लेटिस पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक लेटिस पॉइंट कितने यूनिट सेल से शेयर करता है, 8 से, मतलब 1/8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक लेटिस पॉइंट। तो 6 कितना से डिवाइड, 6 कितना से डिवाइड हो जाएगा, 6 × 1/8। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। तो कॉर्नर का नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, कॉर्नर का नंबर ऑफ एटम 3/4। और फेस से कितना हो जाएगा, फेस से कितना हो जाएगा, 6 मेरा फेस है, तो 6 × क्या हो जाएगा, 1/2 = 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स कितना नंबर ऑफ एटम है, 3/4। और वाई क्या है, वाई का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे,
एक्स इज टू वाई, वाई है 3:12। इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, 1:4 हो जाएगा। 1:4 के रेशियो में आ गया तो क्या लिख देंगे वो, XY4। ओके, समझ में आया। एक्स का नंबर ऑफ एटम कितना था, 3/4, और वाई का कितना था, तो 3/4 को हम लोग एक्स के नीचे लिखेंगे। वाई का कितना था, 6 इंटू हाफ था, तो मतलब 3 हो गया। ये 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज टू वाई क्या हो जाएगा, 1/4 यहाँ पर और यहाँ पर 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज टू वाई क्या हो जाएगा, 1:4। तो क्या हो गया, XY4। ओके, समझ में आया। ठीक है, ये दोनों ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है मेरा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखें तो पहला क्या है मेरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और थर्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरा क्यूब हो गया तो इसका जो सेंटर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री दो तरीके का होगा, एक होगा रेक्टेंगुलर और दूसरा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक तो ये हो आप लोग को दिख रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे करके दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ऐसे करके हो जाएगा। ओके, तो 3 मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, एक तो ये आपको दिख रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, कितना हो जाएगा, बड़ी डायगोनल का 6 हो जाएगा। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये फेस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ओके, तो 4 तो ये 1 और 2 और फिर ऊपर और फिर नीचे, इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। ये आप लोग को लिखा हुआ है, आप लोग अपने रूम में इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे बता पाना बिना किसी विज़न के दिक्कत हो जाएगा, और मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग अपने रूम में इमेजिन कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो टोटल बड़ी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 6, और रेक्टेंगुलर 3 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 3 + 6 9। ओके, ठीक है, जहाँ पर भी दिक्कत हो आप लोग इमेजिन करते हुए चलिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि आ- आज के आज जो भी टॉपिक है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड जो है वो है मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 3 तरीके का होगा, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ फिगर, और फिगर में डालना शायद भूल गया हूँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 फोल्ड एक्सिस क्या हो जाएगा, पासेस थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनली अपोजिट एजेस। जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अगर कोई भी डायगोनली अपोजिट एज का बात किया जाए इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 फोल्ड हो जाएगा। इसको अगर हम 2 बार अगर रोटेट करेंगे तो वापस से यही यूनिट सेल मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 2 फोल्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक ये हो गया, फिर एक ये हो जाएगा,
एक ये हो जाएगा, फिर ऐसे करके टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन 180 हो जाएगा। टू फोल्ड हम लोग को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसका डिफिनीसन है वो समझना इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी चीज़ हम लोग को याद रहेगा ही नहीं, तो याद करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। बस इमेजिन कर लीजिए, आप अपने रूम में अगर बैठे हुए हैं तो इमेजिन कर लीजिए वहाँ से ही कि ये जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा डायगोनली अपोजिट, एक देख रहे हैं इस फेस पर ये जो यहाँ से लिए और इस फेस पर इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर लिए, डायगोनली अपोजिट हो जाएगा एज। ओके, तो यहाँ पर दो लेटेस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, यही मेरा हो जाएगा टू फोल्ड, ठीक है। और थ्री फोल्ड में क्या हो जाएगा, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा टॉपिक को समझने में। डायगोनली अपोजिट एंगल कॉर्नर, तो ये हो गया मेरा थ्री फोल्ड, ये हो गया डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ थ्री फोल्ड कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और फोर फोल्ड कितना हो जाएगा, फोर फोल्ड में फेस सेंटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये सबसे आसान है। ये जैसे दो अपोजिट फेस हो गया, इस दोनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर दिए, ये मेरा फोर फोल्ड हो जाएगा। एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। वापस से मैं सारा बता दे रहा हूँ, फोर फोल्ड में आप लोग देख ही लिए 3 हो जाएगा, और टू फोल्ड में कितना हो जाएगा, टू फोल्ड में कितना हो जाएगा, जैसे ये इस पॉइंट को हम लोग लिए और इस पॉइंट को लिए, ऐसे करके ये मेरा टू फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना कितना टू फोल्ड हो जाएगा, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ओके। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक एक इस एज से लेकर के इस एज तक हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है समझना, बस जो डिफिनेशन है, जिस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, उस चीज़ को आप लोग इमेजिन कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नहीं सोचिएगा तो फिर मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, ये मुश्किल हो जाएगा समझाना। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं और मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइम आप लोग का और आपका याद क्या हुआ, आप भूल जाएं, तो उस टाइम आप जो इमेजिन किए हुए होइएगा वही आप लोग को काम देगा, ठीक है। ओके, तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 6 तो मेरा टू फोल्ड से आ गया, 4 मेरा थ्री फोल्ड से, और 3 मेरा फोर फोल्ड से, ठीक है। ओके, तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का बात हो रहा है, तो 13 तो मेरा एक्सिस से आ गया, एक मेरा सेंटर से आ गया, 9 मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री से आ गया, ठीक है। टोटल मेरा 23 हो गया। ये सब डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है, और ये अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए वही इजी होगा जो आप लोग पढ़े हुए होइएगा, उसको इजी क्वेश्चन बताया जाता है, ओके। और अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं, उससे क्वेश्चन आ गया तो वो आप लोग अगर सॉल्व कर दिए अच्छा बात है, नहीं सॉल्व किए तो फिर वो बहुत ही कम ही क्वेश्चन, बहुत कम ही स्टूडेंट से सॉल्व होता है। अगर मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो अच्छा खासा स्टूडेंट ये सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हार्ड क्वेश्चन में, वो टफ क्वेश्चन में वो कंसिडर किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं वो तो कम से कम गलत करके नहीं आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो भी मैं यहाँ पर लिखाया हूँ, मैं कम ही नोट्स देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग बार बार रिवाइज कर सकें।
ओके, फालतू का लेंदी बनाने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एटम ए बी सी डी, 4 एटम है मेरे पास, प्रेजेंट एट कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर रिस्पेक्टिवली मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ए कहाँ है कॉर्नर पर, बी कहाँ है फेस सेंटर पर, सी बॉडी सेंटर और डी एज सेंटर। इफ़ एटम्स टचिंग वन ऑफ rectangular plane of symmetry and one of 4 diagonal plane of axis of symmetry are removed, then formula of compound is। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, तो जैसे यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी। ए मेरा कहाँ है कॉर्नर पर, बी मेरा कहाँ है फेस सेंटर पर और सी एज सेंटर पर। ठीक है, atoms touching one of rectangular plane of symmetry are removed and one of fold axis of symmetry are removed। तो 3 मेरा फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, तो एक पर जो होगा वो मेरा क्या हो गया रिमूव हो गया। ठीक है, तो एक पर कितना होगा 2 होगा, 4 फोल्ड कितना होता है 3 होता है, और ये सारा फेस मेरा क्या होता है कंसिडर कर लेता है। ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा डी मेरा कितना हो जाएगा, डी मेरा कितना बचा 4 बचा। ओके, 4 बचा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू हाफ हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। ठीक, और सी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी अगर हम ड्रॉ कर लें, 2 केस यहाँ पर मेरा बनेगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है और मुझे नेक्स्ट लेक्चर भी बनाना है। तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा इमेजिन कम से कम करने का कोशिश कीजिए, मैं कल अच्छे तरीके से बता दूंगा। और मुझे नेक्स्ट लेक्चर बनाना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर को देखना पसंद कर रहे हैं आजकल, पता नहीं ऐसा क्यों। थैंक यू वेरी मच।